हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो मेरे प्यारे। तो जैसे कि आपको एक वीडियो अभी तुरंत मिल चुका था कुछ देर पहले, और मैं आपको बताया था जैसे कि 5 सेट आपको मिलने वाला साइंस का। ठीक है, 5 सेट आप एकदम कंफर्म कर लो, सवाल इससे बाहर टपकने वाला नहीं है। तो एकदम 100% टपकेगा। और आप जो मैं केमिस्ट्री पढ़ाया था टोटल लेसन आप पढ़े होंगे, है ना? नहीं तो उसको देख लीजिएगा। फिजिक्स पढ़ा था। और आज शाम को चलेगी बायोलॉजी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और कल सुबह 6 बजे नहीं बल्कि 5 बजे सुबह क्लास चलेगी। 5 बजे पूरा इंपॉर्टेंट साइंस का निचोड़ क्वेश्चन कम से कम 150-200 क्वेश्चन लाऊंगा। एकदम काफ़ी उसके लिए फर्स्ट सेटिंग के लिए। और सेकंड सेटिंग के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, उसको भी मैं बताऊंगा कि 10 से 11 बजे के आसपास उसका वीडियो जो है अपलोड करूंगा। ठीक है, तो सब वीडियो देख लेना, एकदम पक्का धमाल मचा दोगे। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन दिया हूँ एकदम उसको रट के खा लो, घोल के पी जाओ, चाहे जैसे भी रो के चाहे हंस के। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। जो टारगेट दिया है कम से कम 5 के लाइक पार करो। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 80 सवाल मिलेगा, जिस तरह से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं हम लोग। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया। आभासी सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वक्रता दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। बिल्कुल सही सब आंसर मिलेगा। कुछ जो क्वेश्चन में डाउट रहेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ले जाते किससे? ऋणात्मक दूरी ले जाते हैं ना, ऋणात्मक। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, पूछा भी जाता है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया था। ठीक है, चौथा सवाल है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला बाबू, F बराबर R/2 है ना। तो 40 का आधा करें कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ओके, तो 20 यहाँ पे देखो आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवा सवाल है, आवर्धन का ऋणात्मक मान कब होता है? देखो आवर्धन को एक कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी नेगेटिव होता है। तो इससे 2 सवाल भी क्लियर आप कर लीजिएगा। ठीक है, ऋणात्मक मान बोला जा रहा है, तो ऋणात्मक जब मान होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, जब आवर्धन का ऋणात्मक यानी कि जो आवर्धन का फॉर्मूला था M बराबर होता है -V/U, तो माइनस में अगर दे दे तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब उल्टा। और अगर M बराबर V/U पॉजिटिव में दे दे तो प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। ये बात आप याद रखें। अगला सवाल है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? वो बनता है समतल दर्पण में। ठीक है, समतल दर्पण में। 7वां सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम जो होता है उसको क्या कहते हैं? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, परितारिका। ठीक है, परितारिका। ओके, आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट 8वां सवाल पढ़ते हैं। 8वां सवाल देखिए क्या बोलता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक का दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा। अब दूर के वस्तु को देखने के लिए हम लोग अवतल, देखो अवतल उत्तल जब बोलते हैं तो अवतल से क्या पता चलता है? बड़ा। कभी कभी बंदा अवतल उत्तल में फंस जाता है। याद रखें, अवतल मतलब देखो अवतल उत्तल बोलिए तो लगता है अवतल मतलब बड़ा बोल रहे हैं, उत्तल मतलब छोटा बोल रहे हैं ना। अब बड़ा बोले तो मतलब दूर को देखने के लिए। निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक का दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा था। दूर को देखने के लिए क्या करेंगे? अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर वही बोलता है दूर दृष्टि दोष, तो दूर का दिख रहा, नजदीक का नहीं दिख रहा, तो फिर उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, किस दृष्टि को अवतल और उत्तल दोनों लेंस में द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया था? मतलब कौन सा दृष्टि दोष होता है जैसे अवतल लेंस की भी आवश्यकता पड़ती है और उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है? वो है जरा दृष्टि दोष। ये अक्सर बूढ़े में पाया जाता है। बूढ़े बूढ़ी जो वृद्ध होता है ना उसमें ये बीमारी देखने को मिलता है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? किसकी शिथिलता से? तो ये परितारिका का काम है। ठीक है, परितारिका का ये काम है पुतली को सिकुड़ना, फैलाना। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि, देखिए आ गया, दीर्घ दृष्टि को संशोधित किया था। दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि मतलब क्या हुआ? जो दूर का दिख रहा, नजदीक का नहीं दिख रहा। अब नजदीक के देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? दूर दृष्टि
दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। मतलब दूर दृष्टि जो दोष हो रहा, मतलब क्या, जो दूर दृष्टि दोष हो रहा मतलब दूर की वस्तु उसको पूरा क्लियर दिख रहा है, दूर की वस्तु को साफ साफ दिखेगा, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, वोल्ट कहलाता है, देखिए फॉर्मूला होता है वोल्ट, है ना। वोल्ट क्या होता है, जूल बटे कुलाम, है ना, जूल प्रति कुलाम। मतलब V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। देखो इसी को लिखा गया है। विभवांतर बराबर क्या होता है, W/Q। W क्या है, जूल है, और Q क्या है, कुलाम आवेश है, इसलिए यहाँ पे कुलाम लिखा गया है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, जिससे विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, एक आता है विद्युत धारा मापने वाला, तो एक विभवांतर है। विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम है वोल्टमीटर। ओके, आंसर क्या होगा, बी होगा। कुंडली का प्रतिरोध का ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ना, V बराबर IR, ये फॉर्मूला होता है ओम का नियम। तो जब R हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे R के बराबर दिया हुआ है, प्रतिरोध निकालने के लिए बोला जाए, तो R बराबर क्या होगा, V/I। R बराबर V/I। सारा सवाल लास्ट बाजी लगा दो। ठीक है, उसके बाद तो आराम से सुना। एक माइक्रोमीटर लिखा हो, एक माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये माइक्रो एम्पियर है, और एक माइक्रो एम्पियर जो है 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। 17 है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पे। बिल्कुल, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, घटेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, बिल्कुल, अगर क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक की प्रकृति पे सोना है, चांदी है कि एल्युमिनियम है, इस पर डिपेंड करता है, यानी कि आंसर क्या होगा, डी होगा। आमीटर का विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम है। ठीक है, पैरेलल। नेक्स्ट सवाल है, तांबे के तार की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के बाद जो परिवर्तन होता है, तो धारा की जो दिशा बदलती है वो आधे घूर्णन होती है, धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाते हैं। विद्युत विभक्त वलय, बहुत बार सवाल पढ़ चुके हैं। विभक्त वलय का जो उपयोग होता है वो किस में होता है, तो किस उपकरण में, विद्युत मोटर में। याद कर लो, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग होता है। ओके, यानी कि 20 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, यूनिट। क्या है, व्यापारिक मात्रक यूनिट है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, हालांकि सवाल बार बार यही सवाल, अगर सवाल आता है तो एकदम सेम टू सेम, लेकिन इसका तीनों फैक्ट समझ लीजिए कि तर्जनी उंगली बोला जा रहा है, तर्जनी उंगली, तो तर्जनी क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तर्जनी बोले तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप बोलता कि मध्यमा फिंगर है ना, मध्यमा फिंगर, तो क्या होता है, धारा की दिशा, और अंगूठा बोलता तो विद्युत आरोपित बल की दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा बी। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत चुंबक काम करता है, विद्युत चुंबक क्या काम करता है, धारा के उसमें प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए, अगर नरम लोहा है, धारावाही कुंडली मतलब यहाँ पे धारा चल रही है, यहाँ पे कुंडली नरम लोहा रख देंगे। ठीक है, तो उस किए जाए तो क्या बनता है, तो विद्युत चुंबक बनता है। क्या बनता है, विद्युत चुंबक बनता है। देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन। तो मीथेन तो ऑप्शन नहीं, तो मीथेन भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए, सेम सवाल यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया। ठीक है, तो 26 का जो आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा, CO2। पढ़ लो पूरा के पूरा सवाल, काम आ जाएगा, सेट बना लो पूरा के पूरा। कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, स्वच्छ मतलब एकदम साफ क्लीन, वो है प्राकृतिक गैस। ठीक है, कोयला से तो धुआं निकलता है खतरनाक वाला, है ना, तो आंसर क्या होगा हमारा, प्राकृतिक गैस। 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए ये सवाल देखें, क्या बोलता है, देखो HI लिखा हुआ है और पराबैंगनी किरण है, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया और आयोडीन अलग हो गया, तो अभिक्रिया जो हुआ ये क्या बना, देख रहे हैं, ये जो टूट गया, ये एक बड़ा यौगिक था, क्या होगा, टूट गया, वियोजन, इसको क्या बोलेंगे, वियोजन हुआ। क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये सवाल बहुत बार आता है, और ऑप्शन अगर दिया रहे दो, देखो ये सवाल मतलब ऐसे नहीं एग्जाम में आएगा, सवाल आएगा तो कोई या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, यहाँ पे दोनों आंसर होगा। ठीक है, उष्मा क्षेपी को ही उपचयन बोलते हैं, जिसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टूट रहा, क्या हो रहा, टूट रहा। तो यहाँ पे वियोजन नहीं दिया, बल्कि यहाँ पे दे रहा अपघटन, अपघटन उसी को बोलते हैं, वियोजन बोले या अपघटन बोले, बात बराबर है। आगे बोलते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का हो जाता है। कैसा भूरा रंग का होता है, तो उत्सर्जित गैस होता है। क्या एग्जाम में क्वेश्चन मिस्टेक बहुत नए के बराबर रहेगा। ठीक है, इसमें फिर मिस्टेक है, इसमें जब लेड नाइट्रेट चूर्ण को जब प्रणाली में गर्म करते हैं ना, तो भूरे रंग का होता है। और तो बोला जाता है जो गैस निकलती है, जो धुआं निकलती है, वो धुआं क्या निकलती है, नाइट्रोजन की भी धुआं निकलती है। ठीक है, 31 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर
सॉरी नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों धुआं निकलते हैं, ठीक है, दोनों। आंसर ए और बी दोनों होगा। ओके, इस सवाल में यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, तो याद रखें यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस भी निकलता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि N2O, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे प्रणाली में जमा होता है। इसके आयनों में क्या संबंध है? आयनों में संबंध यह है कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 भाग होता है, ठीक है। 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा। कौन अवकारक है? दिमाग खोल के रख लो इसको। अवकारक, हाइड्रोजन क्या है? अवकारक है। टपक जाएगा सवाल, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है? अवकारक है। ओके, आप अपने बलबूते पे एग्जाम में किसी का कोई बताए तो ध्यान मत देना, पहले अपना पे ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में गलत गलत बताने के चांसेस बहुत होता है, ठीक है। जलन बहुत होता है कि बगल वाले से, जैसे आप पड़ोसी को जलाने की कोशिश करते हैं, वही एग्जाम में आपके बगल में जलाने की कोशिश करता है कि गलती बता, उल्टा पुल्टा बता देगा। तो आप ऑप्शन अगर सही बताता भी तो आप देखिए कि आंसर क्या बता रहा और हम क्या रंग रहे हैं, ठीक है। NOH का pH मान क्या होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH मान यहाँ पे है 14 होगा, ठीक है, 14 होगा। जठर रस का pH मान क्या होता है? 1.2, सबसे कम होता है। कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। 36 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बहुत बार पढ़े हैं, CaOCl2 है ना, या कभी कभी इसे CaCl ऐसे भी देता है, ठीक है, CaOCl2 या CaOCl ऐसे भी दे देगा। कौन बुझा हुआ चूना? मतलब पानी डाल दीजिए ना, बुझ जाएगा। ये है बिना बुझा हुआ चूना, CaO, ठीक है। और ये क्या है? बुझा हुआ चूना है। चलिए ये देखिए सवाल, एक छात्र जांच प्रणाली में नीचे दिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग होता है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदा तैयारी नहीं करे तो फंस जाएगा। इसका आंसर होगा नीला, ठीक है। क्या होगा? नीला हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। अधातु का ऑक्साइड जब जल में घुलता है तो अधातु बोला जाए, जैसे अधातु बोले तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर धातु बोलता तो, अगर बोलता धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा क्षारीय। याद रखिएगा बात को। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? सक्रियता श्रेणी जो लिस्ट बना हुआ है आपकी केमिस्ट्री किताब में, तो सबसे ऊपर में जो ना मतलब है तो पोटेशियम, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सोडियम होगा, ठीक है। क्या होगा? सोडियम होगा, याद रखें। उसके बाद कॉपर का नंबर आता है, फिर आपका इसका आएगा, फिर आपका सिल्वर का आएगा। कौन सी अधातु चमकीला होता है? अधातु आयोडीन, बहुत बार पढ़ चुके हैं। हालांकि ब्रोमीन यहाँ पे देख रहे हैं क्या, तो यहाँ पे अधातु, ब्रोमीन भी अधातु है, ठीक है। तो अधातु क्या हो जाएगा? आयोडीन जो है वो चमकीला होता है। पीतल क्या है? पिताजी, याद आ रहा? पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल, पिताजी, है ना, याद रहा ना। पीतल जस्ता तांबा जस्ता, तो ये क्या हो गया? मिश्र धातु हो गया। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, किसे चाकू से काटते हैं? देखिए बहुत बड़ा सवाल। लिथियम, है ना, पोटेशियम और सोडियम, ये बात रखें। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। मैग्नीशियम में बहुत बंदा कन्फ्यूजन करता है, मैग्नीशियम नहीं होता, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, याद रखिएगा। सीने बार, सीने बारह, सीने पारा बताया था Hg। ये देखिए यहाँ पे संकेत लिख दिया गया, सीने बार का संकेत होता है Hg, ठीक है। ये देखो COH, देखिए यहाँ पे COH पढ़े ना, COH देख प्रकार्य तो समूह जो है किसका समूह है यहाँ पे? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये एल्डिहाइड का। क्या? एल्डिहाइड का हो जाएगा, याद रखें। और कीटोन का क्या होता है? CO होता है। एल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। कार्बोक्सिल का क्या होता है? COOH होता है। ये सब में से कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही आ जाए। लो सवाल आ गया है। CHO क्या हो गया? CHO अभी पढ़े थे वही CHO, सॉरी ऊपर में मैं क्या बोल रहा था? COH बोल रहा, CHO, ठीक है, CHO एल्डिहाइड। यहाँ पे वही बोल दिया। CHO क्या है? देखिए आ गया ना आंसर, एल्डिहाइड। ओके, चलिए ये देखो बोला कार्बोक्सिल समूह का मूलक COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिल समूह है, ये अम्ल है। बोले तो कार्बोक्सिल अम्ल बोलिए, इसी से बना एथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल इसी से बनता है। समायवी देखो कल केमिस्ट्री जो पढ़ लिया होगा सबके सब आंसर बता देगा। समायवी किसको बोलते हैं? जिसका संरचना सूत्र सेम हो, जिसका सूत्र सेम हो लेकिन संरचना सूत्र अलग हो। तो देखिए यहाँ पे C2 है, C6 है, तो सूत्र अलग हो गया ना। कार्बन देखो यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन देखो एक कितना हो गया? 2 हो गया। फिर हाइड्रोजन देखो 5 1 6 हो गया, इधर भी 3 3 6 हो गया। तो है वही, ऑक्सीजन भी एक, ऑक्सीजन भी एक, मतलब
मतलब अणुओं की संख्या सेम है, समान है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है। यहाँ पे देखिए सब अणु की संख्या अलग है, यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। कौन सा संयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक मतलब सहसंयोजी यौगिक कौन बनाता है? जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन होता है ना, जो हाइड्रोकार्बन, वो सब जो है सहसंयोजी यौगिक बनाएगा, ठीक है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? CH। मतलब आपको देखो मीथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, इथीन, ब्यूटान, प्रोपाइन, सब के सब सहसंयोजी यौगिक होगा। याद रखें सभी बातों को। कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है एथेनॉल का। 105 -105 डिग्री तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ ठंडे प्रदेश में जहाँ पेट्रोल काम करना बंद करता है वहाँ पे एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ईंधन के रूप में। वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 1 के तत्व किसको बोलते हैं? वर्ग 1 के तत्व जो होता है वो क्षार धातु होता है। और वर्ग 2 के तत्व बोलते हैं क्षार मृदा धातुएं। संक्रमण तत्व तो वर्ग 13 से 17 और 1 से 2 संक्रमण तत्व नहीं, इसको बोलेंगे सॉरी, वर्ग 3 से 12 ये है संक्रमण तत्व, 3 से 12। ओके, लैथेनाइट्स तो नीचे पाया जाता है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, तो जो मोस्ले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया है उसमें समूह की संख्या कितनी है? समूह बोले जिसको वर्ग बोलते हैं 18, कन्फ्यूजन मत होइएगा। और 7 क्या है? आवर्त। 7 क्या है? आवर्त। इसको क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। 7 क्या है? आवर्त या क्षैतिज। आखिरी तत्व देखिए, आखिरी तत्व कौन है? आपको तो बहुत आसान से दिया गया, हीलियम है ना, आपको दे देगा जेनॉन। आखिरी तत्व कौन कौन है? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ठीक है। कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प कौन है? तो एक लिंगी पुष्प यहाँ पे कौन है? पपीता पुष्प। बहुत पढ़ चुके हैं, पपीता का पुष्प है। 55 सवाल पढ़ते हैं तो 56 का 56 का देखिए सवाल क्या है? कौन सा बौने पौधे, ये मतलब बंदा अगर एक बार पढ़ लेगा ना तो एकदम याद हो जाए, रटने की जरूरत नहीं। दोनों देखो स्मॉल है, यानी दोनों बौना के बौना ही है। मेरू रज्जु कहाँ से निकलता है? मेरू रज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेरू रज्जु निकलता है मेंडुला से। याद करें, आंसर क्या होगा? 57 का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, मतलब पर्यावरण के हिसाब से सही नहीं है? तो साइकिल चलाना तो एकदम कोई दिक्कत नहीं, पैदल चलिए बहुत अच्छा, पर्यावरण में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मोटरसाइकिल चला तो धुआं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा, CO गैस निकलेगा, इससे पर्यावरण बहुत इफेक्टेड होगा। तो आंसर होगा सी, ये अनुकूल नहीं है। कौन पादप हार्मोन है? पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है यहाँ पे? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, और कौन है? ऑक्सीन, एथाइन, एथाइन है जिसको एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ये सब है पादप हार्मोन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वो क्या है? वन है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है, दोनों वृद्धि हार्मोन देता है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन खुद बनाता है, और खुद बनाने वाला कौन है? पेड़ पौधे। तो परनहरित यानी क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, यानी कि इनमें से सभी चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। गोनेरियो, ये सिफिलिस और मस्सा, इनमें से सभी जीवाणु जनित होने वाला रोग नहीं है। तो 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर हो जाएगा मस्सा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू होता है, एक सामान्य ब्लड प्रेशर आपको जो पता है 120/80 होता है। याद कर लो, 120 को बोलते हैं परकुचन। क्या बोलते हैं? परकुचन बोलते हैं। और नीचे वाला बोलते हैं अनुशीतलन। सिस्टोलिक डायस्टोलिक पढ़े ना, तो अनुशीतलन बोला जा रहा, तो अनुशीतलन नीचे जाएगा, यानी कि 80 मिलीमीटर, ठीक है, 80 mm होगा। 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है? अगर परकुचन बोलता तो 120 mm होता है, ठीक है। कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु पढ़ चुके बहुत बार। केचुआ क्या उभयलिंगी जंतु है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। याद करें, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा। चलिए, कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क, अग्नाशय, आंख। देखो वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है, तो याद रखेगा अग्नाशय जो उत्सर्जी अंग नहीं है, आंख जो उत्सर्जी अंग नहीं है। सवाल ऐसे आ सकते हैं, इनमें से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, ठीक है। तो अग्नाशय वृक्क हो गया। चमड़ा जो त्वचा, ये भी क्या? उत्सर्जी अंग है। याद रखिए, परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है? परागकोश में परागकण होता है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 69 सवाल देखें। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? 69 है ना, प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो वायु है, मृदा है, जल है, जीवधारी जो है नहीं, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन
डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के बारे में बोला जा रहा तो नेफ्रॉन है ना, क्या जाएगा? नेफ्रॉन ऐसे लिखा है, मिस्टेक रहता होया हुआ। एक होता है तंत्रिका तंत्र की, ये बंदा बहुत कन्फ्यूजन होता है। तंत्रिका तंत्र के बारे में बोले तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बोलेगा तो न्यूरॉन, और वृक्क का बोलेगा तो नेफ्रॉन। ऐसे भी देखिए नेफ्रॉन का पूरा मतलब ऑप्शन भी अलग अलग है, एक जैसा मिल रहा। और अगर आपको कभी कभी ऑप्शन न्यूरॉन नेफ्रॉन सब मिला जाता है तो ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन होगा तंत्रिका तंत्र में, नेफ्रॉन होगा वृक्क में। एक कोशिकीय शैवाल जो होता है जो जल का परिवहन कैसे करता है? विसरण के द्वारा, है ना, विसरण द्वारा। मस्तिष्क सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर संतुलन के लिए, यानी कि सभी मस्तिष्क जो उत्तरदायी है सभी के लिए। ओके, हाइड्रोजन में प्रजनन की विधि कौन? हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या होता है? मुकुलन। हाइड्रा और ईस्ट याद कर लो, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन विधि होता है। देखो ये सवाल तो गलती दिया, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का काम है, ये भी काम नहीं है, ये भी काम नहीं, ये भी काम नहीं है। इनमें से सब, ये 18वां सवाल आया था सेम टू सेम इसी तरह से, तो यहाँ पे रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो अगर सवाल आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर इसको पहले आप पेंडिंग छोड़ देना है, जो सवाल कंफर्म उसको पहले ठीक लिखिए। लेकिन आपको लग रहा है ना सर अगर इसमें रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो एकदम कंफर्म इनमें से कोई नहीं टिक लगाना। ठीक है, क्योंकि साइटोकाइनिन का ये तीनों से कोई काम है ही नहीं है। लेकिन मजबूरन अगर इसके जैसा और बहुत सारा सवाल जो नहीं बन रहा, तो मजबूरन फिर आप आंसर डी लगाना, फिर आपको सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखा जाए तो यही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका सटीक आंसर है कि वो साइटोकाइनिन का कोई भी काम नहीं, वो कोशिका द्रव्य जो विभाजन के रूप में काम करता है। कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव, तो देखो चमड़ा आ गया, चमड़ा जैव नहीं है। प्लास्टिक आ गया, ये भी जैव नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया? रबर आ गया, ये भी जैव नहीं है। तो आंसर क्या होगा? केक, लकड़ी, घास, ये सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। 75 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर की किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्म, किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने गुण में होता है? किसी होगा गुणसूत्रों के कितने युग में? देखो युग में मतलब क्या होता है? जोड़ा। अगर युग में बोले तो 23 जोड़ा, और युग में अगर नहीं बोलता कितने होते हैं तो 46, क्योंकि वही तो 46 का आधा करेंगे 23, यानी कि 23 जोड़ा, और जोड़ा मतलब क्या होता है? 23 दूना 46। ठीक है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें होता है बाबू? महिलाओं में, स्त्रियों में डबल, है ना, याद रखिएगा। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? जो हम लोग फल खाते हैं ना, सोचे भी नहीं होंगे, अंडाशय, है ना। पादप में जाइलम उत्तरदायी, जाइलम किस लिए? देखो अगर फर्स्ट सिटिंग में फ्लोएम के बारे में आ गया तो पक्का याद रखना जाइलम आ जाएगा सेकंड सिटिंग में, जाइलम जल के लिए। अगर फर्स्ट सिटिंग में जाइलम आ जाए तो उसमें फ्लोएम दे देगा, ऐसा देखने को मिला है बहुत बार। ठीक है, सवाल लास्ट हो गया। कौन उत्पादक है? उत्पादक को समझते क्या समझते हैं? जो उत्पादन करता है। ये तो खाने वाला है सर पे, ग्रास होपर भी खाता है, मेंढक भी खाता है। ठीक है, तो रियल उत्पादक का घास किसी खाता नहीं है, घास उस उत्पादक है, उत्पन्न होता है। अब घास को सब खाता है, ठीक है, घास को सब अलग अलग सब खाता है। ठीक है, तो ये सवाल आपका 80 सवाल है, और भी आगे आपको सेट मिलने वाला है, 5 सेट आपको मिलेगा, है ना। पहला सेट नहीं पढ़े तो पढ़ लो, दूसरा सेट पढ़ लीजिए, तीसरा चौथा पाँचवा के लिए इंतजार करो। आपको 5 सेट पढ़ के जाना है एग्जाम में, एकदम 100% बन के आएगा। टेंशन मतलब 40 के 40 रंगा आएगा, वो भी एकदम 100% कन्फर्म। ओके, चलो वीडियो का यहाँ पे लास्ट करते हैं। अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, और पहली बार जो चैनल पे आए तो एकदम सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। ओके, चलो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।